एक बार फिर से स्वागत है आपका। सहारा सुप्रीमो सुब्रत राय गिरफ्तार हुए और 4 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेज दिए गए। ये मामला है, सर्वोच्च न्यायालय में उन्हें हाजिर होना था। 24,000 करोड़ रुपए जो निवेशकों को लौटाना था, उसमें से 5,000 कुछ करोड़ सहारा समूह की तरफ से लौटाया गया। बाकी उस पर मामला चल रहा था। उस मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सम्मन किया गया था, उन्हें हाजिर होना था, वो हाजिर नहीं हुए। उसके बाद नॉन अवेलेबल वारंट इशू किया गया और आखिर में उन्होंने सरेंडर करके फिर वो पुलिस हिरासत में भेजे गए। इधर पीएससीएल ग्रुप के खिलाफ भी सीबीआई ने 45,000 करोड़ के घोटाले का केस दर्ज किया है। लेकिन सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं सहारा के जो पूरा मामला है वो क्या है, उस पर अपनी ये रिपोर्ट। जनवरी 2011 से चले आ रहे सहारा सेबी के हाई वोल्टेज ड्रामे में अब एक नया मोड़ आ गया है। आखिरकार सहारा सुप्रीमो सुब्रत राय को लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब जरा पूरे घटनाक्रम पर नजर डालते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि करीब 68,000 करोड़ रुपए के कारोबारी साम्राज्य के मालिक सुब्रत राय को गिरफ्तार होना पड़ा। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत तब हुई जब सहारा समूह की 2 कंपनियों सहारा रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने OFCDs के जरिए रकम जुटाने की शुरुआत की। आपको बता दें, इससे पहले ही RBI ने सहारा को अपने पैरा बैंकिंग कारोबार को बंद करने के निर्देश दिए थे, जिसके चलते सहारा ने हाउसिंग कंपनी के जरिए रकम जुटाने की सोची। लेकिन सेबी ने इस पर रोक लगाते हुए कहा कि सहारा बॉन्ड्स के जरिए रकम नहीं जुटा सकता है। लेकिन जनवरी 2011 में ही इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सेबी के इस फैसले पर रोक लगा दी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भी सेबी के रकम जुटाने पर रोक लगाने के फैसले को रद्द कर दिया था। साथ ही सेबी को इस बात की भी इजाजत दी थी कि वो सहारा से सभी तरह की सूचनाएं ले सकता है। साथ ही सेबी को ये भी निर्देश दिया गया कि वो विज्ञापन देकर निवेशकों को आगाह करे कि ये मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है। जिसके बाद सेबी ने अपनी वेबसाइट पर निवेशकों को सहारा समूह में निवेश को लेकर सतर्क रहने को कहा। लेकिन इसी बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सेबी के फैसले से स्टे ऑर्डर हटा लिया और सहारा समूह को निर्देश दिया कि वो सभी निवेशकों की पूरी जानकारी सेबी को मुहैया कराए। जिसके बाद सहारा समूह ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को निर्देश दिया कि वो सहारा समूह द्वारा जुटाई गई रकम की जांच करे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सेबी ने सहारा को निर्देश दिया कि वो OFCDs के जरिए जुटाई गई पूरी रकम निवेशकों को 15% ब्याज के साथ वापस करे। सेबी के इस फैसले के बाद सहारा समूह ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की शरण ली और याचिका दायर की कि सेबी अपनी सीमाओं को लांघ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को सैट में अपील करने का आदेश दिया और सैट ने अक्टूबर 2011 को सेबी के फैसले को सही ठहराते हुए सहारा को निवेशकों की रकम वापस करने का निर्देश दिया। सैट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला सेबी के हक में सुनाते हुए सहारा के सामने 3 हफ्तों के भीतर 2 विकल्पों में से किसी एक को चुनने को कहा। पहला विकल्प दिया कि वो निवेशकों से जुटाई गई सारी रकम वापस लौटाए और दूसरा, सहारा सभी निवेशकों की पूरी जानकारी के साथ साथ जुटाई गई रकम के बराबर बैंक गारंटी या प्रॉपर्टी पेपर सेबी के पास अटैच कराए। अक्टूबर महीने में ही सहारा ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर कर दी, लेकिन एक बार फिर सहारा को निराशा ही हाथ लगी और सहारा ने वो समय सीमा भी गुजार दी जिसमें उसे रकम को सेबी के पास जमा कराना था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को सहारा देते हुए समय सीमा को और बढ़ा दिया। लेकिन इस दौरान सहारा रकम वापस नहीं करने पर अड़ा रहा और जनवरी 2013 तक 10,000 करोड़ रुपए जमा कराने की बढ़ी हुई समय सीमा को भी पार कर दिया। इसके बाद सहारा ने एक बार फिर समय सीमा बढ़ाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करने से ही इनकार कर दिया। सेबी और सहारा के बीच जंग अब इज्जत की लड़ाई बन चुकी थी। सेबी ने निर्णय कर लिया कि वो सहारा समूह और उनके प्रमुखों की प्रॉपर्टी को अटैच करेगी, लेकिन जब तक ये फैसला हकीकत में बदलता उससे पहले ही सहारा एक बार फिर सेबी के फैसले के खिलाफ सैट में पहुंच गया। और इस दौरान सेबी ने कहा कि सहारा द्वारा मुहैया कराए गए सभी दस्तावेज फर्जी हैं, इसलिए सुब्रत राय की गिरफ्तारी हो। साथ ही सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में सुब्रत राय के खिलाफ अदालत का आदेश नहीं मानने के लिए याचिका दायर कर दी, जिसके बाद कोर्ट ने सुब्रत राय के देश से बाहर जाने पर रोक लगा दी। अपनी नाक नीची न होने की कसम खा चुके सुब्रत राय इस याचिका की सुनवाई के दौरान भी कभी भी कोर्ट में पेश नहीं हुए। शायद सेबी और RBI जैसी संस्थाओं के फैसले को मजाक मान चुके सुब्रत राय सुप्रीम कोर्ट को भी हल्के में लेने की गलती कर बैठे, जिसकी सजा उन्हें पहले 26 फरवरी को कोर्ट से गैर जमानती वारंट के रूप में मिली और 28 फरवरी को गिरफ्तारी के रूप में। विपुल सिंह, जैन टीवी, दिल्ली। और हमारे साथ प्रोफेसर SK दत्ता आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ हैं। उनसे हम पूछते हैं कि
दत्ता साहब, ये पूरा जो मामला है इसमें आखिर पेच कहाँ फंसा हुआ है? पेच इस चीज़ पे फंसा हुआ है कि रकम किस हिसाब से लौटाया जाए और किन किन लोगों को लौटाया जाए, और टाइम फ्रेम के अंदर लौटाने की बात की गई है, और उसी चीज़ को लेके पूरा घमासान मचा हुआ है। आज जितने सारे घटनाक्रम हमें दिखाई दिया है और जो सामने आया है वो उसी घटनाक्रम का एक सिलसिला है। ये बेशक है कि सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी की और उस आदेश का पालन होना चाहिए था, मैं समझता हूँ, और अगर पालन नहीं हुआ तो वो कहीं ना कहीं पे उस आदेश का उल्लंघन है, और उसी दिशा में फिर कोर्ट के तरफ से पहल हुई और कोर्ट ने फिर आदेश जारी किया। और ये ये जो 1000 करोड़ का, 20,000 करोड़, 24,000 करोड़ का जो मसला है, ये नक्सल में आम लोगों के, अगर जिन्हें बिल्कुल समझ में आए, उनके लिए मसला क्या है? समझ में किन निवेशकों की बात है, क्या पैसे की बात है, किन को लौटाना है? अगर बहुत कम शब्दों में, सरल शब्दों में आप हमें बता पाएं। कई सारे चीज़ों की निवेश की बात है इस पे। हाँ, ये ज़रूर है कि मोटे तौर पे प्रॉपर्टी रिलेटेड चीज़ें हैं, हाउसिंग लोन्स हैं, काफ़ी सारे बॉन्ड्स हैं, उन सब चीज़ों को लेके पूरा ये ओवरऑल मामला है, और कंट्रोवर्सी भी ओवरऑल इन्हीं सब चीज़ों को लेके है। काफ़ी सारे टाउनशिप्स के मामले हैं और काफ़ी सारे मतलब संस्थाओं और इन सब चीज़ों का जुड़ा हुआ मामला है। ये स्थिति जहाँ पहुँची है, ये जहाँ पे आज सहारा के प्रमुख को गिरफ्तार होना पड़ा, वो 4 दिन के लिए पुलिस हिरासत में रहेंगे, इसके पीछे क्या कारण आप देखते हैं? मैं मानता हूं कि एक तो है कि जो लीगल पहलू है इसके पीछे डेफिनेटली लीगल जो प्रक्रिया है, लीगल प्रक्रिया अपने हिसाब से पूरा काम कर रही है, उस पे तो टिप्पणी करना उचित भी नहीं है और इलीगल भी होगा, वो गैरकानूनी होगा, क्योंकि कोर्ट की तरफ से जो पहल हुई है वो सब नहीं, मैं लीगल मामले में नहीं, ये जो पूरा जिस तरह से सहारा प्रमुख ने लगातार सर्वोच्च न्यायालय की जो बात लगी, ये मामला 2 साल से चल रहा है। नहीं, 2 साल से बेशक चल रहा है, और मैं मानता हूं कि लीगल पहलू को भी अगर हम लोग छोड़ दें तो कहीं ना कहीं पे मेरा मानना है कि शायद कहीं ना कहीं पे एक ईगो की भी लड़ाई है और सहारा परिवार और सेबी के बीच में, और वहाँ पे मतलब कि कौन आगे झुकेगा और मतलब कौन पहले पहल करेगा और किस हिसाब से होगा, वो भी एक डेफिनेटली वो चीज़ है। और इसके साथ साथ जैसे बहुत सारे मतलब ऑफ द रिकॉर्ड कई सारे लोगों का जो कहना है कि शायद एक राजनीतिक पहलू भी है इसके पीछे। जी, और वो राजनीतिक पहलू क्या है? राजनीतिक पहलू मेरा मानना है कि शायद कांग्रेस और सहारा के बीच में जो संबंध है वो उतना मधुर नहीं रहा है शुरू से लेके आज तक, और शायद एक राजनीतिक दृष्टिकोण इसको दिया जा सकता है। पर मेरा मानना है कि ये जो पूरा चीज है ये बेसिकली एक लीगल मैटर है, लीगल मैटर इन रिलेशन टू अ फ्रॉड, और उसको उस दिशा में अगर देखा जाए और उस दिशा में अगर चीज़ों को अगर समझा जाए तो वो ज़्यादा बेटर होगा, उचित होगा। यहाँ पे कई सारे इन्वेस्टर्स हैं और काफ़ी सारे मतलब कि एस्पिरेंट्स थे घर के और वो सब चीज़ के जो लोग जिन लोगों ने अप्लाई किया था, तो वो उस हिसाब से देखने की आवश्यकता है। ये आपको लगता है कि राजनीति से जुड़ा हुआ कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पूरी चीजें जैसे दत्ता साहब संकेत दे रहे हैं? नहीं, ये एक एस्पेक्ट हो सकता है, और सुब्रत राय के बारे में सबको पता है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी से उनके संबंध रहे हैं, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नेताओं की वहां मीटिंगें होती रही हैं, वो फंड भी करते हैं, वो कोई नई बात नहीं है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि इस पॉलिटिकल एंगल इसमें जोड़ना वाजिब है। देखिए आज अगर ये उठता है तो मैं समझता हूं कि सहारा ग्रुप के लोग ये जरूर खबरें प्लांट कर रहे होंगे कि उनको पॉलिटिकली विक्टिम बनाया जा रहा है। जहां तक मेरा मानना है, रिक्शे वाले, चाय वाले, दूध वाले, तांगे वाले से 5-5 रुपए, 2-2 रुपए करके ये जो मामला है, इसमें एक बड़ी बात और आई थी जो दत्ता साहब क्योंकि एक्सपर्ट है, मैं सिर्फ उनसे इतना जानना चाहता हूं कि इसमें यह भी था कि ये जो 20,000 करोड़ रुपए का जो फिगर है, इसके निवेशक कौन है, ये कहां से इकट्ठा किया गया है, वो कौन लोग हैं, क्या उन निवेशकों के नाम पता चल गए हैं, ये रकम किससे ली गई थी ये पता चल गए, इसकी लिस्ट नहीं दी है, क्या ये रकम सच में उन लोगों की है, चाय वाले, तांगे वाले, गरीब लोगों की, या ये भारतीय नेताओं का ब्लैक मनी है जिसको सहारा बता नहीं पा रहा है कि ये उसके पास रकम आई कहां से, जिसको वो दाएं बाएं कर रहा है। और दूसरी बात, एक आम नागरिक की हैसियत में कोई लोकल कोर्ट भी एक वारंट इश्यू कर देती है, आदमी के पैर लड़खड़ा जाते हैं। सुब्रत राय
सहारा के अंदर प्रवचन देने में सबसे आगे हैं, बात ईमानदारी की करेंगे, भारत माता की करेंगे, देशभक्ति की बात करेंगे, लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट को पिछले 2 साल से जिस तरह से घुमा फिरा रहे हैं, दाएं बाएं कर रहे हैं। और आप एक और चीज देखें कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट आपके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट दे रही है, आप सुप्रीम कोर्ट को नीचा दिखाने के लिए आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बताते हैं कि मेरी मां जो है वो बीमार है, आप देश के अखबारों में विज्ञापन देकर के मीडिया को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि इस ये लार्जर कंट्रेस्ट में सुब्रत राय के बारे में देखना चाहिए कि उनका उदय कैसे हुआ और वो यहां तक कैसे पहुंचे। और आज ये इतना बड़ा जो फ्रॉड आया जिसमें कहा जा रहा है कि अमेरिका में होटल है, पूरे देश में करोड़ों रुपए की जमीन है, इन एस्पेक्ट को ध्यान में रखना चाहिए। जी नहीं, सही बात है। और मैं समझता हूं कि केवल एक घराना को लेके देखने की आवश्यकता नहीं है। इसमें कई ऐसे बहुत सारे कॉर्पोरेट हाउसेस हैं जिनकी उदय बिल्कुल एक सवाल सिर्फ छोटा चीज से हुआ है। और उदय की बात नहीं, यहाँ पे एक और जो बड़ा सवाल है जी, इस बड़ा सवाल है वो है छोटे निवेशकों का। और जो इस तरह की कंपनियां हैं, मैं सहारा को छोड़ता हूं इस वक्त, और सेबी सहारा मामले को आप बिल्कुल दरकिनार करके ताक पे रख के तत्काल अगर देखिए तो देश में कई ऐसी कंपनियां हैं। PSCL के खिलाफ भी आज CBI ने मामला दर्ज किया है। 45,000 करोड़ का घोटाले का केस दर्ज है, ठगी का आरोप है, 5,000 करोड़ का, 45,000 करोड़ का। ये हजारों करोड़ छोटे छोटे निवेशकों का पैसा होता है ये ज्यादातर। मेरे हिसाब से जो ये मैं थोड़ा दत्ताई से सहमत भी हूँ उनसे, ये जो केस है जहाँ तक मुझे लगता है, और पीयरलेस और ये सब पहले हुआ करती, पैरा बैंकिंग एक थी जब वहाँ पे बैंकिंग चैनल्स एंड बैंकिंग सिस्टम्स उतने स्ट्रांग नहीं थे। ये पैसा मुझे नहीं लगता है छोटे निवेशकों का है जी। ये पैसा ब्लैक मनी है जिसको पैरा बैंकिंग के नाम से व्हाइट में कन्वर्ट किया जाता है। और इस कंट्री उस पैसे के बारे में मैं नहीं कोई भी जान लीजिए, ये जो छोटा पैसा आजकल का जो रिक्शा वाला है, तांगे वाला है, वो 25,000 50,000 करोड़ में नहीं जाता है। ये एक चैनल बन गया है, चूंकि अभी पैसा बाहर ले जाना बड़ा मुश्किल हो गया है इस देश से, इसलिए इस तरह की सभी कंपनी है, चाहे गोल्ड लोन वाली कंपनी हो, चाहे ये कंपनियां हो, लैंड बैंक वाली कंपनियां हो, ये सब एक गलत तरीके का पैसा, रियल एस्टेट और इस टाइप के वही 2 तरीके रह गए हैं। और कुछ ऑफकोर्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिसमें पॉलिटिशियंस और भ्रष्ट अधिकारी अपने पैसे को ब्लैक से व्हाइट में करते हैं, इस तरीके की चीजों से। जी, वो एक बड़ा एक अलग सवाल है। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और हरिकेश बहादुर जी और भूपेन धरवानी जी से पूछेंगे जो छोटे निवेशक हैं, चलिए जो ब्लैक मनी है, जिनके पास बहुत पैसा है, वो एक तरफ हैं, लेकिन जो छोटे निवेशक हैं उनके जो पैसे होते हैं उनको कैसे सिक्योर करने के लिए आप एक कहीं कलकत्ता में कोई चिट फंड कंपनी है, इस तरह के तमाम पैसे लूट लिए जाते हैं उनके, वो एक महत्वपूर्ण सवाल है। ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे।